हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद साइंस। आज हम लोग शुरू करते हैं साइंस को, जिसमें साइंस को हम लोग 3 भागों में देखेंगे। साइंस को 3 पार्ट में बांट करके पढ़ा जाता है, जिसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी, जिसमें आज हम लोग शुरू करेंगे केमिस्ट्री को। केमिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। रसायन विज्ञान कहते किसको हैं? तो रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ के संगठन, संरचना, गुण और रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान इनमें हुए परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। उसी को रसायन विज्ञान कहा जाता है। और इसके रसायन विज्ञान में सबसे ज़्यादा योगदान आपके एंटोनी लेबोजर का रहा था, जिसके वजह से उनको रसायन विज्ञान का पिता या जनक के रूप में माना जाता है। इसके बाद देखते हैं पदार्थ को। पदार्थ वे प्रत्येक वस्तु है जिसमें द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरती हो, जिसे हम अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे पेन, पुस्तक, वायु, मेज, etc। ऐसे भी हैं जो इस पदार्थ के अंतर्गत नहीं आते हैं, जैसे कि भावना, फीलिंग्स, विचार, सोचना, ये सभी पदार्थ के अंतर्गत नहीं आते हैं, क्योंकि इसमें ना तो द्रव्यमान है और ना ही ये स्थान घेरते हैं। इस वजह से ये द्रव्यमान के अंतर्गत नहीं आएंगे। तो पदार्थ वे सभी वस्तुएं हैं जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है और जिसको हम अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ के भौतिक अवस्थाएं मुख्यतः 3 होते हैं, जिसमें पहली अवस्था ठोस अवस्था है और दूसरी द्रव अवस्था है और तीसरी गैस अवस्था है। इसके अलावे भी पदार्थ के 2 और अवस्थाएं हैं, जिसमें चौथी अवस्था कहेंगे और 5वीं अवस्था कहेंगे। इसमें चौथी अवस्था हमारा प्लाज्मा है, जो कि हमें टेम्परेचर को हाई करने पर यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर प्राप्त होता है। इसी तरह से पदार्थ की 5वीं अवस्था BEC यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट है, जो कि हमें पदार्थ के टेम्परेचर को कम करने पर प्राप्त होता है। तो BEC यानी पदार्थ की 5वीं अवस्था के खोज में हमारे एक इंडियन वैज्ञानिक थे, जिनका नाम सत्येंद्र नाथ बोस और आइंस्टीन थे। उनका योगदान रहा था, जिनके सम्मान में ही पदार्थ की 5वीं अवस्था का नाम BEC रखा गया, यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट रखा गया। अब देखते हैं ठोस अवस्था के बारे में, इसमें क्या जानने के लिए मिलता है। तो पहला हम लोग देखते हैं ठोस अवस्था। पदार्थ की किस अवस्था को? ठोस अवस्था को। पदार्थ की ठोस अवस्था क्या है? पदार्थ की वैसी अवस्था जिसकी आकार और आयतन दोनों निश्चित हो, उसे क्या कहेंगे? पदार्थ के वैसी अवस्था जिसकी आकार और आयतन दोनों ही निश्चित हो, उसे ठोस अवस्था कहते हैं। तो लिख देते हैं इसको हम। पदार्थ की वैसी अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित हो, उसे पदार्थ की ठोस अवस्था कहते हैं। जैसे पेन, पुस्तक, ईंट, टेबल, etc। जैसे इस मार्कर को देखते हैं, ये क्या है? हमारा ठोस पदार्थ है, क्योंकि इसका ना तो आकार कभी बदलेगा और ना ही आयतन बदलेगा। अब आकार क्या होता है? इसका जो शेप है वही हमारा इसका आकार कहलाएगा,
और आयतन क्या होता है, ये जो भी जगह घेरेगा वही क्या कहलाएगा, पदार्थ की आयतन कहलाता है। तो इसको कहीं भी ले जाएं, या तो यहाँ हम रखें या कहीं और दूसरी जगह रखें, तो उतना ही जगह घेरेगा। इसका मतलब ये है पदार्थ, इसका आयतन जो है सभी जगह सेम रहेगा, कभी नहीं बदलेगा। तो ठोस पदार्थ उसी को कहेंगे जिसका आकार और आयतन हमेशा निश्चित हो, उसको क्या कहेंगे, ठोस पदार्थ कहेंगे। अब आगे देखते हैं द्रव के बारे में। तो दूसरा हमारा है द्रव अवस्था। द्रव अवस्था, तो द्रव अवस्था क्या होता है, पदार्थ की वे अवस्था जिसका आकार तो अनिश्चित हो और आयतन क्या हो, निश्चित हो, उसे क्या कहेंगे, द्रव अवस्था कहेंगे। पदार्थ की वैसी अवस्था जिसका आकार अनिश्चित हो और आयतन निश्चित हो, उसे द्रव अवस्था कहते हैं। जैसे देखिए लिखते हैं यहाँ पे, पदार्थ की वैसी अवस्था जिसका आकार अनिश्चित हो, और आयतन निश्चित हो, उसे पदार्थ की द्रव अवस्था कहते हैं। जैसे में पानी हो गया, तेल हो गया, etc। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे एक इस साइज का हम पात्र लेते हैं और एक इस साइज का पात्र लेते हैं, इसमें जल डालते हैं, तो इसमें इसके आकार के शेप में आ जाएगा जल। और जैसे मान लेते हैं इसमें 1 लीटर जल को हम डालें और इसी जल को पुनः इस बर्तन में डालते हैं, 1 ही लीटर जल को इस बर्तन में डालते हैं, तो जल की मात्रा तो सेम रहेगा। अभी पानी पहले 1 लीटर था, अभी भी पानी कितना रहेगा, 1 लीटर रहेगा। तो जल की मात्रा सेम है, यानी आयतन क्या है, सेम है जल का, लेकिन आकार क्या हुआ, यहाँ इस शेप में था और जैसे ही इस बर्तन में डालेंगे तो इसका आकार क्या हो जाएगा, इस शेप का हो जाएगा। तो आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, हमेशा बदलते रहता है। अगर दूसरे बर्तन में डालते हैं उसको, तो आकार उसका उस बर्तन के शेप में आ जाता है, और जैसे ही किसी और बर्तन तीसरे बर्तन में डालते हैं तो उसके शेप में आ जाता है। तो आकार हमेशा बदलते रहेगा, यानी आकार अनिश्चित रहेगा और आयतन निश्चित रहेगा, उसे क्या कहेंगे, पदार्थ की द्रव अवस्था कहते हैं। अब तीसरी अवस्था हमारा है पदार्थ का गैसीय अवस्था, जो कि अब देखते हैं गैसीय अवस्था किसको कहते हैं, गैस अवस्था। पदार्थ की वैसी अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों ही क्या हो, अनिश्चित हो, उसे क्या कहेंगे, गैसीय अवस्था कहते हैं। पदार्थ की वैसी अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित हो, उसे पदार्थ की गैसीय अवस्था कहते हैं। जैसे कि वायु हो गया, एलपीजी गैस हो गया, सीएनजी गैस हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गया, मीथेन हो गया, ये सभी
गैसें जितने भी हैं वो सभी पदार्थ की तीसरी अवस्था के अंतर्गत आएंगे, जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित है। अब आगे देखते हैं पदार्थ के बारे में कुछ और वही बातें हैं, जैसे कि पदार्थ को शुद्धता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, शुद्ध पदार्थ और दूसरा है हमारा अशुद्ध पदार्थ। शुद्धता के आधार पर पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, जैसे पदार्थ को पहला हमारा होगा शुद्ध पदार्थ और दूसरा होगा हमारा अशुद्ध पदार्थ। तो पदार्थ की शुद्धता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, पहला हमारा है शुद्ध पदार्थ और दूसरा अशुद्ध पदार्थ। तो अब शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आएगा तत्व और यौगिक। शुद्ध पदार्थ के भी दो भागों में बांटेंगे, पहला होगा तत्व और दूसरा यौगिक। पहला क्या है? तत्व। शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत कौन आएगा? पहला तत्व आएगा, दूसरा यौगिक आएगा। अशुद्ध पदार्थ के अंतर्गत मिश्रण, जितना भी मिश्रण होगा वो हमारा किस में आएगा? अशुद्ध पदार्थ में आएगा। तो अशुद्ध पदार्थ के अंतर्गत मिश्रण को रखेंगे। अब तत्व को भी हम दो भागों में बांटेंगे। तत्व को कितने भागों में बांटेंगे? तीन भागों में, सॉरी, तत्व को तीन भागों में बांटते हैं। पहला हमारा होगा धातु, दूसरा अधातु और तीसरा हमारा होगा उपधातु। तत्व को कितने भागों में बांटेंगे? तीन भागों में बांटेंगे। पहला धातु, दूसरा अधातु और तीसरा उपधातु। इसी तरह से यौगिक को भी दो भागों में बांटेंगे। यौगिक को कितने भागों में बांटेंगे? दो भागों में। पहला होगा हमारा कार्बनिक यौगिक, और इसी तरह से दूसरा होगा अकार्बनिक यौगिक। तो देखिए फिर से एक बार, पदार्थ लिखा गया, सॉरी, चलिए पदार्थ को दो भागों में बांटेंगे। पहला हमारा है शुद्ध पदार्थ, दूसरा अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ को कितने भागों में बांटेंगे? दो भागों में बांटेंगे। पहला तत्व, दूसरा यौगिक। तत्व को कितने भागों में बांटेंगे? तीन भागों में। पहला धातु, अधातु और उपधातु। इसी तरह से यौगिक को कितने भागों में बांटेंगे? दो भागों में। पहला कार्बनिक यौगिक और दूसरा अकार्बनिक यौगिक। मिश्रण को भी कितने भागों में बांटेंगे? दो भागों में यहाँ से बांटते हैं। पहला हमारा होगा समांगी मिश्रण, दूसरा होगा विसमांगी मिश्रण। विसमांगी मिश्रण, तो मिश्रण को कितने भाग बांटेंगे? दो भागों में, समांगी मिश्रण और दूसरा विसमांगी मिश्रण। अब आगे देखते हैं तत्व के बारे में। तत्व किसको कहेंगे? तत्व उन शुद्ध पदार्थों को कहते हैं जो केवल और केवल एक ही परमाणु से मिलकर बना हो। किसको कहेंगे? जैसे तत्व। हम देखते हैं तत्व के बारे में। तत्व ये शुद्ध पदार्थ हैं, तत्व वे शुद्ध पदार्थ हैं जो केवल एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। तत्व किसको कहेंगे? तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो केवल और केवल
एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हो उसे हम तत्व कहते हैं। जैसे आगे देखते हैं, तत्व जो है परमाणु से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? परमाणु से मिलकर बना है। यानी कि तत्व को हम अगर तोड़ते हैं तो उसका सूक्ष्मतम कण हमें परमाणु प्राप्त होता है। लेकिन यह कथन आगे चल करके गलत हो गया, क्योंकि परमाणु का भी मौलिक कण पाए गए। आगे चल करके क्या हुआ? परमाणु के भी 3 मौलिक कण पाए गए। पहला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। तो परमाणु के भी कितने मौलिक कण पाए गए थे? 3। तत्व के सबसे सूक्ष्मतम कण हो गए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तत्व परमाणु से मिलकर बना है और परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। अब पदार्थ के बारे में देख रहे थे हम लोग। पदार्थ जो है परमाणु से मिलकर बना है। पदार्थ बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना है और परमाणु के 3 मौलिक कण हैं। पहला हमारा इलेक्ट्रॉन था, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है ऋणावेशित कण है। कैसा है? ऋणावेशित कण। प्रोटॉन हमारा धनावेशित कण है, यानी प्लस चार्ज। और न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, इस पर किसी तरह का कोई आवेश नहीं होता है। ये क्या है? शून्य आवेश ही है, आवेशहीन है। अब आगे देखते हैं। इलेक्ट्रॉन, और नीचे लिखते हैं इसको थोड़ा सा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये हमारा कण हो गया। इस पे आवेश को यहाँ लिखेंगे, आवेश। यहाँ द्रव्यमान हो गया और यहाँ खोज करता हो गया। खोज करता, किसको? किसने खोजा। तो आवेश के बारे में बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश हमारा कितना है? -1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलाम। कूलाम क्या होता है? कूलाम जो है आवेश का मात्रक है, जिसको C द्वारा संकेत से निरूपित किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होगा? -1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलाम। इसी तरह से प्रोटॉन पे चार्ज +1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलाम। और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होगा? -1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलाम। प्रोटॉन पे +1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलाम। न्यूट्रॉन पे शून्य आवेश होगा, यानी कोई आवेश नहीं होगा। अब द्रव्यमान को देख लेते हैं। तीनों का द्रव्यमान कितना है? तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.1 गुना 10 के पावर -31 kg। और इसी तरह से प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होगा? 1.6 गुना 10 के पावर -27 kg। और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग 1.6 गुना 10 के पावर -27 kg ही होगा। लेकिन देखिए, दोनों का द्रव्यमान लगभग सेम होता है, प्रोटॉन का भी और न्यूट्रॉन का भी। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से थोड़ा ज़्यादा होता है। थोड़ा क्या होता है? थोड़ा ज़्यादा होता है। तो अगर पूछा जाए कि तीनों कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में सबसे ज़्यादा भारी कण है, भारी कण कौन होगा? तो न्यूट्रॉन जो होगा हमारा सबसे ज़्यादा भारी कण होगा। क्यों? क्योंकि देखिए पावर जो यहाँ माइनस में है, यहाँ भी माइनस पावर है। पावर माइनस में है तो जो जितना कम पावर होगा उतना द्रव्यमान उसका ज़्यादा होगा। तो इसका जो द्रव्यमान है
-31 होती है। इसका द्रव्यमान जो होगा सबसे कम होगा। तीनों ही कणों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में सबसे कम द्रव्यमान किसी का है तो वो है इलेक्ट्रॉन का। 9.1 गुने 10 के पावर -31 kg। और प्रोटॉन का 1.6 गुने 10 के पावर -27 kg। और न्यूट्रॉन का 1.6 गुने 10 के पावर -27 kg ही है। लेकिन देखिए इसका जो द्रव्यमान न्यूट्रॉन का प्रोटॉन से थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर क्वेश्चन बनता है कि किसका सबसे ज़्यादा द्रव्यमान है तो हमेशा न्यूट्रॉन को मानेंगे। न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है प्रोटॉन से थोड़ा ज़्यादा होता है। अब देख लेते हैं खोजकर्ता के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने। जे थॉमसन या थॉमसन, कहीं थॉमसन भी लिखता है तो कहीं थॉमसन भी लिखता है। अगला है प्रोटॉन का खोज किसने किया था? तो प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया था। किसने किया था? गोल्डस्टीन ने किया था। इसी तरह से न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था। तो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। न्यूट्रॉन देखिए एक बार फिर से इसको देख लेते हैं तीनों चीज को। तो कण यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहाँ आवेश है तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है -1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन पे द्रव्यमान होता है 9.1 गुने 10 के पावर -31 kg। और इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था। इसी तरह से प्रोटॉन का आवेश जो होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम होता है, प्लस में होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम प्लस में। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.6 गुने 10 के पावर -27 kg होता है। और प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया। इसी तरह से न्यूट्रॉन पे जो आवेश होता है शून्य आवेश होता है क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.6 गुने 10 के पावर -27 kg होता है। और इसका खोज न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया। यहाँ देखिए खोजकर्ता लिखा हुआ है, खोजकर्ता होगा खोजकर्ता। अब देखिए इसका एक ट्रिक है जिसके द्वारा हम याद कर सकते हैं खोजकर्ता को। तो खोजकर्ता का ट्रिक को हम यहाँ पे लिखते हैं। ट्रिक हमारा होता है ईट पग नाच। ईट से हो गया इलेक्ट्रॉन, इसका खोज थॉमसन ने किया। इसी तरह से प से हो गया प्रोटॉन, इसका खोज गोल्डस्टीन ने किया। न से हो गया न्यूट्रॉन, इसका खोज चैडविक ने की। तो ये हमारा ट्रिक रहेगा जिसके द्वारा हम इसको याद रख सकते हैं। देखिए प्रोटॉन का खोज करता कहीं कहीं पे रदरफोर्ड भी देता है, लेकिन वास्तविक में देखा जाए तो रदरफोर्ड उसका खोज करता नहीं है। प्रोटॉन का नाम दिया था रदरफोर्ड ने। क्या था? प्रोटॉन खोजा गोल्डस्टीन ने, लेकिन हुआ क्या? इसका जो नामकरण प्रोटॉन, इसको क्या किया? रदरफोर्ड ने रखा था। इसलिए कोई कोई बुक में आपको देखने के लिए मिल जाएगा प्रोटॉन का खोजकर्ता गोल्डस्टीन ना लेकर के रदरफोर्ड दे देता है, तो रदरफोर्ड नहीं है। अगर सही देखा जाए तो प्रोटॉन का खोजकर्ता गोल्डस्टीन है और प्रोटॉन का नाम देने वाला कौन है? तो रदरफोर्ड है। इसको याद रखिएगा थोड़ा सा। देखिए ये क्लास जो है आपका साइंस जहां भी पूछता है, जिस एग्जाम में भी अगर साइंस पूछा जा रहा है, कोई भी एग्जाम हो जिसमें जनरल साइंस पूछा जाता हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा और बोर्ड एग्जाम के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। जैसे क्लास 10th का हो, 9th का हो, उसके लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट है। और कल इसके आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10वीं का पहले चैप्टर, जिसमें
रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को पढ़ना है, तो कल उसको स्टार्ट करेंगे। और ये क्लास सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। जहाँ कहीं भी एग्जाम में, जो भी एग्जाम हो, इसमें जनरल साइंस पूछा जाता है, उसके लिए ये क्लास उपयोगी होगा।